नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय को पढ़ने के लिए, और जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा राजनीति विज्ञान का अर्थ, स्वरूप और किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण में और आधुनिक दृष्टिकोण में जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं वो प्रचलित थी। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको ये अगर टॉपिक समझ में आ गए तो राजनीति विज्ञान विषय को आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतेक का अभाव पाया जाता है, यानी कि जितने राजनीति विज्ञान में विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान की जो अर्थ और परिभाषा है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं या उसकी अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देते हैं। गार्नर जो महान विचारक रहे हैं, महान लेखक रहे हैं राजनीति विज्ञान के, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक हैं। यानी राजनीति विज्ञान को अगर समझना है तो किसी एक व्यक्ति विशेष पर आपको केंद्रित नहीं रहना पड़ेगा। क्या होगा? राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं बन जाएगी जितने इसके लेखक हैं। अब आपको देखना होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है। राजनीति विज्ञान मूलतः जो अंग्रेजी भाषा है उसका हिंदी रूपांतरण है पॉलिटिक्स। अंग्रेजी भाषा के जो पॉलिटिक्स शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण राजनीति विज्ञान है। लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति किसकी? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ उस समय होता था नगर राज्य। यानी पॉलिटिक्स जो है उसका जो उत्पत्ति हुई है उस शब्द की, वो किस शब्द से हुई है? यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है पॉलिश का उस समय तात्पर्य होता था नगर राज्य। अब राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को मुख्यतः दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया है, और पहली परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरी आधुनिक दृष्टिकोण। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीति विज्ञान है, ये यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से उत्पन्न हुई। साथ ही इसको उस समय नगर राज्य कहा जाता था उस पॉलिस को। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो किस प्रकार से था? ये दृष्टिकोण मूलतः आदर्शवादी था, दार्शनिक था और कल्पनावादी था। यानी कि इसमें जो दृष्टिकोण में जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? आदर्शवादी थी, दार्शनिक थी और कल्पनावादी थी। इसमें मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। किनको? मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक और वर्णनात्मक पद्धतियों पर बल देता है, और अध्ययन के विषय क्षेत्र क्या थे? राज्य, सरकार और संस्थाओं को मानता था। यानी कि आप मोटे रूप से समझें कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी था, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ ऐतिहासिक थी, दार्शनिक था, थोड़ा कल्पनावादी था, और इसमें नैतिकता पर, मूल्यों पर, विश्वासों पर बेहद बल दिया जाता था। और इसका जो विषय क्षेत्र था राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का, वो क्या था? मूल रूप से राज्य था। राज्य में जो कार्य कर रही थी सरकार वो था, और सरकार के साथ साथ जो संस्थाएं कार्य करती थी वो था। तो ये तीन चीज़ों का आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य का अध्ययन होता था, सरकार का अध्ययन होता था और संस्थाओं का अध्ययन होता था। और वो भी अध्ययन किस प्रकार का? औपचारिक अध्ययन होता था। इसीलिए गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रमुख राजनीतिक विचारकों में आप गार्नर का नाम ध्यान रख सकते हैं, सीले हैं, फ्रीमैन है और गिलक्राइस्ट है। कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं चार परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे गार्नर, सीले, फ्रीमैन और गिलक्राइस्ट। अब इसी प्रकार से हम आधुनिक दृष्टिकोण को देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए परंपरागत दृष्टिकोण के इतर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि
सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो ये सोचा जाने लगा कि राजनीति विज्ञान का जो अब तक विश्लेषण हो रहा था परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, वो नाकाफ़ी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम केवल उनका औपचारिक अध्ययन ही कर रहे हैं और अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए हमें भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ बदलाव लाने चाहिए। तो इसके अंतर्गत पहली बार जो बदलाव हुआ वो क्या था कि इसे प्राकृतिक विज्ञान की भांति विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बल दिया जाने लगा। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मानव व्यवहार को जोड़ा, शक्ति के अध्ययन को जोड़ा, सत्ता के अध्ययन को जोड़ा, प्रभाव, निर्णय प्रक्रिया, तर्क, अनुभवपरक, यथार्थवादी, तथ्यात्मक अध्ययन और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को सम्मिलित किया। तो बिल्कुल उल्टा, जैसे परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐतिहासिक और वर्णनात्मक पद्धतियों को अपनाया गया, यहाँ पर अनुभवपरक, यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया गया। उसमें आदर्श और कल्पना की बात की गई और यहाँ पर वैज्ञानिकता की बात की गई। किसके अंतर्गत? आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। और इसके मुख्य जो प्रतिपादक थे उसमें थे कैटलिन लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड पावेल और रॉबर्ट डहेल को माना जा सकता है। अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित विचारक हैं कैटलिन लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड, रॉबर्ट डहेल आते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं और उन समस्त अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और यथार्थवादी प्रतीत होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण तो किस प्रकार से कार्य करता था और आधुनिक दृष्टिकोण में किस प्रकार से कार्य होने लगा। अब हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ देख लेते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। वह सामाजिक संस्था जिसे निर्दिष्ट भूक्षेत्र में शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एक अधिकार प्राप्त हो, राज्य कहलाती है। राज्य क्या है? वह सामाजिक संस्था जिसे निर्दिष्ट भूक्षेत्र में शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एक अधिकार प्राप्त हो, राज्य कहलाती है। एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल इस प्रकार की लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे तो आपको अधिक नंबर प्राप्त होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मानवीय संगठन की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्वायत्त इकाई जिसकी सदस्यता साधारणतः जन्म से अर्जित की जाती है और जिसमें प्राय सब लोग एक ढंग से संगठित होते हैं, समाज कहलाता है। वापस से मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर समाज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए, समाज किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मानवीय संगठन की सबसे बड़ी और सबसे निराली या प्राचीन स्वायत्त इकाई जिसकी सदस्यता साधारणतः जन्म से प्राप्त हो जाती है और जिसमें प्राय सभी लोग एक ढंग से संगठित होते हैं। अब पूछा जाए सरकार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का समुच्चय जो समुदाय की ओर से कानून बनाने, लागू करने तथा न्याय करने की शक्तियों का प्रयोग करता है और समुदाय के मूल्यवान संसाधनों का आवंटन करता है, सरकार कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्र किसे कहते हैं, तो किसी देश के अपने लोगों का समूह जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलजुल कर रहते हैं और अपने काम आपको एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में संगठित कर लेते हैं, राष्ट्र कहलाता है। किसी देश के अपने लोगों का समूह जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलजुल कर रहते हैं और अपने आपको एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में संगठित कर लेते हैं, राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्रीयता क्या है, ये तो राष्ट्र हो गया। अब राष्ट्रीयता क्या है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य का सदस्य माना जाता है, चाहे वह स्वयं उस राज्य में जन्मा हो या उस राज्य से संबंध रखने वाला परिवार में हो, तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। नागरिकता क्या है, नागरिक किसी राज्य का वह सदस्य जो अपनी सदस्यता के आधार पर राज्य द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को उपभोग करता है तथा राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है, नागरिक कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से समझ लेना कि किसे नागरिक कहते हैं, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र क्या है, सरकार क्या है, समाज क्या है और राज्य क्या है। इनसे आपको क्या है क्लियरिफिकेशन हो जाएगा दिमाग में कि ये वास्तव में संस्थाएं होती क्या हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।